गुड मॉर्निंग जय हिंद। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, यूरोप का राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, ठीक है, इसके परिणाम कारण सब देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यूरोप का आप ये मैप देख सकते हैं जो 1789 का है, 1871 तक। ठीक है, ऐसा हुआ था। और ये इसका तिरंगा है और उससे सेनानी जो फ्रांस में क्रांति कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस में क्रांति। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद का कारण देखो ध्यान से। देखो यूरोप में जो राजतंत्र था, ठीक है, राजतंत्र यानी राजा द्वारा अधिकार किया गया, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, कितना क्लियर करिए। ठीक है, आपके दिमाग में जो बना है पूरा साफ करिए, पहले इसे देख लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के लिए आप पहले बाद में भी लिख सकिएगा। ठीक है, और इसका चलकर जो जर्मनी व इटली आए। ठीक है, तो आप देखें ये जो राजा है वैसा लोग राज करता है। ठीक है, राजा का बेटा ऐसे आएगा। ठीक है, प्रजातंत्र। अब वहाँ की जनता लगभग प्रजातंत्र चाहती है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति मतलब तकनीकी क्षेत्र में बदलाव आ गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हो गई। ठीक है, छपाई की खोज में, ठीक है, संचार में सुधार, जैसे डाक और रेलवे आ गया। फिर नई तकनीकी क्षेत्र में आधुनिक हथियारें आ गई, जैसे युद्ध किया जा सकता है। इसी कारण यहाँ पे राजतंत्र से प्रजातंत्र की मांग। औद्योगिक क्रांति जैसे उद्योग एवं धंधे, कपास, रेशम आदि, लोहे, कोयले, ये सब आ गए थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? सबसे पहले पूरे यूरोप में सबसे पहले 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई और यह लगभग 100 साल तक चली। ठीक है, और इसमें बाद में फ्रांस प्रजातंत्र के रूप में बना। ठीक है, फिर 20वीं शताब्दी में ये क्या हुआ? विश्व भर में क्रांति उभर के आई। क्या आप देखें खत्म औद्योगिक क्रांति क्या है? जैसे कि ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन 1760 से लेके 1840 ईस्वी तक, इसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन जो फ्रांस और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कंपटीशन चलने लगा। ठीक है, जैसे दो बंदे में कोई कंपनी के लिए या काम के लिए कंपटीशन चलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वो कंपटीशन स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे आधुनिक मशीनें थी, यहाँ पे आधुनिक मशीनें नहीं थी। यहाँ पे जनशक्ति अधिक था, जनसंख्या अधिक था, यहाँ पे कम था। तो भी यहाँ पे संसाधन भी अधिक थे, यहाँ पे कम थे। तो भी यह पूरे विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति करने वाला ब्रिटेन सबसे पहले आया। और अच्छा भी हुआ, क्योंकि देखिए भारत, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के कुछ भागों पे यह राज करने लगा। ठीक है, जैसे कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो आप जानते होंगे। ठीक, तो देखिए मशीनीकरण हो गया, सरकार सहयोग कर रही है, सभी जनता को यह आश्वासन दिला रही है कि आप कंपनी एवं कारखानों में काम करिए। ठीक है, यहाँ पे कोयला और वो लोहे का अनलिमिटेड खोज हुआ खदाने में। फिर खदानों के लिए भाप इंजन, भाप मशीन का उपयोग होने लगा। यहाँ पे जनता ही कर रही है सब। यहाँ पे विदेशी व्यापार बंद हो गए, बैंक भी नहीं था, गृह युद्ध हो रहे थे, मतलब जनता और प्रजा में युद्ध इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे भोजन जैसा है कि ये ब्रिटेन और इससे दोनों से युद्ध होता था। और जब युद्ध करेगा कोई तो खाने के लिए सामग्री कम देगा, मतलब कोई भी सरकार जब अगर युद्ध करती है, जैसे आज इंडिया पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, तो जब इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होगा तो सरकार युद्ध में देखेगी, ना कि भारत की आर्थिक स्थिति देखेगी, न कि स्वास्थ्य से देखेगी, वह युद्ध के बाद देखेगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था लुईस सुलावा जो राजा हुआ करता था, कुछ नहीं कर रहा था। और मध्य वर्ग के लोगों को, जो आम जनता है, उसे सताया जा रहा था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि इंग्लैंड क्या करता था कि 13 साल के बच्चों को 9 घंटा ड्यूटी कराता था। 13 साल से 8 साल के बच्चों को 12 घंटा ड्यूटी कराता था, महिलाओं को ड्यूटी कराता था। फिर इसके बाद हुआ क्या, इसमें बीमारियां फैलने लगी, संवर्धन लगे, प्रदूषण के कारण। फिर सरकार उसमें वित्तीय जोखिम उठाए, संवैधानिक नियम संशोधन किया फिर से, तब जाके ब्रिटेन बहुत आगे चला गया। ठीक है, तो इसे समझिए कि ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति में बहुत आगे चला गया और फ्रांस बहुत कम हो गया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं यूरोप ये पूरा है, ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन जो यहाँ पे है वो अमेरिका में भी व्यापार करता था, भूमध्य सागर में भी व्यापार करता था। ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये अटलांटिक है, उत्तरी, ये दक्षिण अटलांटिक है। फिर यहाँ भारत को भी करता था, ऑस्ट्रेलिया, मतलब लगभग देश के कुछ हिस्सों के वह व्यापार करने लगा। और फ्रांस बहुत कम करता था, इसी कारण यह धीरे धीरे ठप हो गया। फ्रांस इतनी से ही कर पाता था तो खत्म हो गया फ्रांस। तो फ्रांस में जब आर्थिक स्थिति की कमजोरी आई तो धीरे धीरे वहां राजा, जैसे कि आप देख सकते हैं लुईस सुलावा राजा है, वो सामाजिक स्थिति
जैसे कि उस काल में जो राजा है उस काल का सामाजिक स्थिति देखेंगे। सामाजिक स्थिति 3 वर्गों में बटा हुआ था। पुलिंग वर्ग जो सैनिक है, सैनिक। पालिंग वर्ग है जो चर्च में पुजारी है, पुजारी। वह आम जनता, आम जनता है जो कृषक है। क्या है? कृषक मतलब खेती करने वाला कृषक, ठीक है। और इसमें शिक्षित भी आता है, कृषक, शिक्षित और दास हो। ठीक, दास क्या होते हैं? जो किसी के दास हो, गुलाम हो। ठीक, तो आप देखिए राजनीतिक व्यवस्था में, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे जनरल और राजनीति के क्षेत्र में कुली वर्ग, पालिक वर्ग दोनों को अधिकार था, लेकिन आम जनता को कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, कोई संविधान में नियम नहीं बना सकते, ना तो वो असेंबली में बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके कारण ये जो मध्यवर्ग की जनता है, आम जनता है, धीरे धीरे और इन्हें आर्थिक स्थिति में भी संकट आया, क्योंकि वित्तीय संकट। फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा है, क्रांति हो रहा है। इसके कारण जब ये युद्ध हो रहा है तो इसके कारण जो वित्तीय मतलब पैसा का कमी हो गया, पैसे का कमी। तो पैसा कमी होगा तो सबसे ज्यादा गरीबी में होगा, अमीरी में। अमीर लोग के पास बहुत पैसा है, तो यहाँ गरीबी जो आम जनता है वहाँ पे महंगाई बढ़ गई। उसके लिए गेहूं नहीं मिल पा रहा था, अन्य सामान नहीं मिल पा रहा था, बहुत महंगा हो गया। इसीलिए आम जनता अधिक मूल्यवान वस्तु को खरीद नहीं पाती थी और वो और गरीब होती जा रही थी। तो इसके कारण जब जनता गरीब होती है किसी देश की, तो उस सरकार को जिम्मेदारी ठहराती है। तो लुई सोनामा से इतना वो जनता जलने लगी कि लुई सोनामा को अब हटाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि फ्रांस की क्रांति 1789 को स्टार्ट हो गया। 1789 को फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हो गई। और इसमें क्या मांग था कि फ्रांस की राजनीतिक संविधान में बदलाव। जो आम जनता थी, बाबू ध्यान से यहाँ पे समझो, जो आम जनता थी सरकार से परेशान है, समझ रहे हो ना, खाना के लिए, गरीबी के लिए परेशान है ना सरकार से। तो आम जनता राजनीतिक संविधान में बदलाव चाहते थे कि नहीं, अब वो सामाजिक स्थिति गया, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग अपना नियम बनाएंगे, अपना खाएंगे, हम भी रह सकते हैं। तो वो शिक्षित होने लगा, और क्या शिक्षित होगा तो संविधान नहीं बनाएगा। फिर कहते इतिहास संस्कृति में समानता, जैसे संस्कृति डांस होता है ना, या कोई धर्म स्थल, मंदिर में जाने का, चर्च में जाने का, सब में हमें समानता चाहिए, भाषा में समानता चाहिए। फ्रांसीसी तिरंगे, राष्ट्रगान, फ्रेंच भाषा का अधिकार मांगे, वो सब लेके क्रांति करने लगे। ठीक है, और राजशाही झंडे को गिरा दिए, उसे ध्वस्त कर दिए, काट दिए। फिर देखो इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो तिरंगा और राष्ट्रगान और फ्रेंच भाषा है ना, तो ये तिरंगा आपको दिखाई दे, ऊपर लाल है, नीचे नीला है, व्हाइट है। ठीक है, उसका राष्ट्रगान। और किसी देश में भाषा जो होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसका भाषा खत्म कर दो, खत्म, देश खत्म हो गया। क्योंकि आज हमारे इंडिया में वही हो रहा है, हिंदी को खत्म किया जा रहा है, इंग्लिश को बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जान लो, कोई भी सभ्यता हो, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो उसमें भी जब लैंग्वेज खत्म किया गया था वही सभ्यता खत्म हुई। आप ऋग वैदिक काल देखिए, आप देखिए मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता, वो भी भाषा के तौर पे ही खत्म हुई। जो भी देश गुलाम हो या कोई भी हो, पहले भाषा को माना जाता है। भाषा ही पूरे देश की जननी होती है। भाषा में खत्म तो देश खत्म। ठीक, तो इसीलिए हम लोग को भाषा भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल, ठीक है, वो बदल के नेशनल असेंबली की मांग हुई कि हम भी राजनीतिक में, कानून में बदलाव ला सकते हैं। कौन किया? आम जनता। तो इसके माहौल से मध्य वर्ग के लोग शिक्षित हुए और उनका उदय हुआ और वो सब क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। तो क्रांति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह कि हमें ये सब चाहिए। ठीक, ये कारण या उद्देश्य है। अब क्रांति का सेनापति बनेगा नेपोलियन बोनापार्ट। देखो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब अपने देश से प्रेम करना और अपने देश के लिए कोई संकट आए तो उसके लिए हम लड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद कौन किए? गांधी जी ने, जो अपने 3 पार्ट में 2 पार्ट में है। ठीक है, और बहुत से हैं, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब महान हस्ती के लोग हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना लाए। ठीक, तो आगे देखें, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, अब ये सेनापति बना। ठीक है, धीरे धीरे क्या करते थे? नेपोलियन बोनापार्ट 1840 से लेके 1815 में बीच में फ्रांस का राजा बना। 1804 में यह नेपोलियन सही का है। नेपोलियन से कहा गया बस कुछ नहीं, नेपोलियन सही का संविधान हुआ बनाया। कौन? नेपोलियन, जो अपना संविधान बनाया। ठीक, वही है।
और ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो देखो नेपोलियन किया क्या कि अब फ्रांस के लिए लुई 16वां से युद्ध करेगा और उसे गद्दी से उतार के अपने राजा बनेगा और नेपोलियन शैतान हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं नागरिकता, सबसे पहले नागरिकता, सबको नागरिकता दिया, एक समान नागरिकता, कोई कुलीन, कोई पादरी, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई कुलीन, कोई पादरी, कोई आम जनता नहीं, नहीं, अब सब एक समान। क्या हुए? एक समान। हाँ, लेकिन महिला पुरुष में अंतर हुआ, महिलाओं को उतना आरक्षण नहीं दिया गया, ठीक है। फिर संपत्ति का स्वामित्व, सुरक्षा, जिसका जो भूमि है वो अपना स्वामी बन सकता, मतलब जो हमारे जमीन है हम ही मालिक रहेंगे, ठीक है। तो किसानों को मुक्ति मिली। फिर सामंतवाद का प्रभाव अभी भी रहा, ठीक है। सामंतवाद मतलब जो जमींदार है, सामंतवाद मतलब जमींदार, पूंजीपति, पूंजीपति मतलब पैसा वाले लोग, ठीक। फिर देखो व्यवसाय की स्वतंत्रता, व्यापार में वृद्धि, व्यवसाय में नियंत्रण कठिन, ठीक है। आर्थिक सुधार, व्यापार में वृद्धि जटिल, तो ये ज्यादा है। संचार की सुरक्षा मतलब वो आप देख सकते हैं सुधार, रेलवे, डाक घर में संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे संदेश पहुंचाना, एक तरह से देख लीजिए। और हानि भी देखते हो, सबसे ज्यादा तो हानि ये था, कर को बढ़ा देना, आर्मी में सभी लोग को जरूरी भर्ती कराने, आर्मी जो भर्ती रहेगा सैनिक अधिक रहेंगे। सब आप देखते हैं आर्मी की जबरी भर्ती कराएगा, जब किसी देश का सौर्य शक्ति, ठीक है, आर्मी जब बलियान होगा तो क्या करेगा? युद्ध करेगा, करेगा युद्ध ना, युद्ध का किया तो उसने युद्ध करके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, डच, आयरलैंड, इटली को फ्रांस में मिला दिया, ठीक है। इटली को फ्रांस में मिला लिया, फ्रांस में मिला देता है, ठीक है। तो यही होता है इसके काम में। फिर उसके बाद जब ये सब करता है तो पता है 1815 तक आते आते रूस, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया सब मिल के नेपोलियन को हराने चले जाते हैं। कौन कौन? रूस, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया सब मिल के, और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने मिलकर एक सब वो नेपोलियन को हराते हैं और 1815 से लेकर 1824 तक वही 18वां राजा बनता है। फिर उसके बाद उसका भाई 1824 से लेकर 1830 तक चार्ल्स एक्स बनता है, ठीक है। फिर फ्रांस की क्रांति के बाद 1830 में, जुलाई की क्रांति के बाद संविधान, देखो 1830 जुलाई की क्रांति के बाद वह पूरे फ्रांस में संविधान लागू होता है, लुई फिलिप राजा बनता है और पूंजीपति उदारवादी का भावना जाता है। जैसे कि हम इसे देखें पूरे विदेश में, ठीक है, रूस, ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पे आपको रूस है, ठीक, ये रूस है, ठीक। और इसमें हम देखें यूरोप में, और क्या था? ब्रिटेन, ब्रिटेन ये रहा, और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यहाँ पे है, और क्या था? इटली, इटली यहाँ पे, ठीक। तो आप देख सकते हैं पूरे यूरोप के मानचित्र को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आप लगभग ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगीज और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली यही है, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग इतने टाइम के लिए जुड़ने के लिए, और आगे का जर्मनी और इटली का आएगा।